गोरखपुर नाम के एक गांव में सुमित करके एक चोर रहता था। उसके हाथ बिल्कुल छोटे थे, लेकिन वह चोरी करने में बहुत माहिर था। वह छोटे मोटे चोरियां करके जीता था। उसी गांव का रहने वाला था राजू। राजू का मुर्गियों का फार्म था, लेकिन वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजू का भांजा कृष्णा उसके पास आया और ऐसा बोला, क्यों राजू मामा, क्या हुआ? आजकल तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। क्या करूं कृष्णा, अभी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मुर्गियों का देखभाल भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे शक है कि कोई मेरे मुर्गियों को चोरी कर रहा है। बस इतनी सी बात, तुम किसी और को काम पे लगाओ। वह मुर्गियों का देखभाल और पहरेदारी भी करेगा और तुम आराम से सो सकते हो। मुझे मुनाफा ही बहुत कम मिलता है, ऊपर से उसको तनख्वाह भी देना पड़ेगा। ये सब नहीं होगा रे। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर मिलूंगा। ऐसा बोलकर कृष्णा चला गया। अगले ही दिन सुमित चोर एक सेठ जी के घर में घुसकर उनके अलमारी से सोना, चांदी और सारे पैसे चोरी करके राजू के मुर्गियों का फार्म की तरफ भाग रहा था। जब फार्म तक पहुंचा, वह गिर जाता है। तभी उसका हाथ एक पत्थर को लगता है। तुरंत उसके हाथ जादू से लंबे हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, मेरा हाथ इतने लंबे हो गए हैं। सुमित की चिल्लाने की आवाज सुनकर राजू फार्म से बाहर आता है। सुमित की लंबे हाथ देखकर चिल्लाने लगता है, अरे भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। अरे चाचा, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं सेठ जी के यहाँ चोरी करके यहाँ आकर गिर गया। पता नहीं उस पत्थर को छूते ही मेरे हाथ लंबे हो गए हैं। मुझे बचा लो। बेटा, वो चुराया हुआ धन मुझे दे दो, मैं जाकर सेठ जी को दे दूंगा और तुम मेरे मुर्गियों के फार्म में काम करना। क्या पता तुम्हारे सारे पाप धुल सकते हैं। ऐसा सुमित राजू के फार्म में काम करने लगा। एक दिन राजू के भांजा कृष्णा राजू के फार्म में आता है। उसे पता नहीं था कि सुमित काम पे लग गया है, इसीलिए वह एक टोकरी में 10 मुर्गियों को डालकर चुपके से चुरा कर निकल रहा था। तभी सुमित कृष्णा को देख लेता है और उसके लंबे हाथों से कृष्णा को मुर्गियों के साथ पकड़ लेता है। अरे छोड़ दो मुझे। कौन है? हाथ तो दिख रहे हैं, लेकिन आदमी कहाँ है? क्यों रे, एक चोर के सामने ही चोरी? रुक, अभी तेरा मजा चखाता हूँ। ऐसा कृष्णा को उसके लंबे हाथों से एक पेड़ को बांधकर राजू को बुलाता है। ओ मेरे बांझे, तो तुम हो मेरे फार्म में चोरी करने वाले। रुक, अभी तुमको पुलिस के यहाँ लेके जाता हूँ। सुमित बेटा, अच्छा काम किया है तूने, ऐसा ही अच्छा काम करते रहना। 100 दिन जंगल घर में। रामू और श्यामू 2 दोस्त थे। वो दोनों रामनगर में रहते थे। रामनगर खूबसूरत शहर था। रामू के पिता का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था और श्यामू के पिता के शहर में समुद्र तट पर एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वो पाव भाजी और चने आदि बेचा करते थे। बचपन में तो रामू और श्यामू के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों एक साथ मिलकर स्कूल जाते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। लेकिन बड़े होने पर रामू को अपने पिता के पैसों पर घमंड होने लगा। एक दिन रामू अपनी एक बड़ी गाड़ी में बैठकर श्यामू की समुद्र किनारे पाव भाजी की दुकान पर आया और गाड़ी से उतरकर उसने श्यामू से कहा, अरे श्यामू पाव भाजी वाले, देख तू अभी तक वही पाव भाजी बेच रहा है और मुझे देख, आज मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक नई कंपनी खोली है और मुझे नई गाड़ी भी दी है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, तुम अपने पिता का कारोबार संभाल रहे हो और मैं अपने पिता का। मेरे पिताजी ने भी मुझे नई दुकान खोल कर दी है। देख श्यामू, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ आया हूँ, वरना मैं ऐसी छोटी मोटी जगह जाना पसंद नहीं करता। और जैसे ही रामू गुस्से में वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो फिसलकर गिर जाता है। ये सब देखकर श्यामू भागा भागा वहाँ आता है और रामू को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रामू उसे डांटते हुए कहता है, हटो यहाँ से, दूर हट जाओ। रामू की ऐसी हरकतें देखकर श्यामू बहुत बुरा लगता है और वो सब रामू को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। एक दिन श्यामू रामू से मिलने उसके दफ्तर जाता है और उससे कहता है, रामू, मैंने समुद्र के बीच एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होना चाहिए।
श्यामू रामू की बात मान लेता है और रात होने पर अकेला ही रामू को लेकर नाव में बिठाकर समुद्र के थोड़े अंदर जाकर पार्टी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जोर की लहरें उठने लगती हैं और उनकी नाव लहरों में बहते हुए एक जंगल के किनारे आ लगती है। जब सुबह होती है तो वो दोनों चारों ओर देखते हैं। वहाँ उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई देता है। ये देखकर रामू डर जाता है। श्यामू, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा है। रामू, हिम्मत रखो, कोई तो हमें बचाने आएगा ही। कई दिन बीत जाने पर जब कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो वो दोनों मिलकर जंगल में ही एक कच्चा घर बना लेते हैं और जंगली फल और पानी से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 100 दिन बीत जाते हैं। लेकिन इन 100 दिनों में रामू में काफ़ी सुधार आता है और वो एक दिन श्यामू से कहता है, श्यामू मेरे दोस्त, तुम सही हो। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो इस जंगल में ही मर जाता, क्योंकि मुझे तो बस अपने पिता के पैसों का ही बहुत घमंड है। मुझे मेहनत करने की आदत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि दोस्त, जो मजा तुम्हारी दोस्ती में है वो पैसों में नहीं। रामू के मुंह से ये बात सुनकर श्यामू खुश हो जाता है और जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। श्यामू के सीटी बजाते ही उसके सभी दोस्त और बच्चे वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है। रामू को हैरान देखकर श्यामू से बताता है कि उसके पिताजी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए एक चाल चली थी और ज्वार भाटे के कारण उस दिन उनकी नाव किनारे पर आ लगी। श्यामू की ये बात सुनकर रामू उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे जिंदगी जीना सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और वे सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में कन्नू नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे मोनू के साथ रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था। वो लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था। कन्नू का बेटा मोनू भी बहुत मेहनती था। वो भी अपने पिता के साथ छोटे मोटे काम किया करता था। लेकिन कन्नू अक्सर बाकी बच्चों को स्कूल जाता देखकर सोचा करता था, काश मेरे पास भी पैसे होते और मैं अपने बेटे मोनू को बाकी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ा सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कन्नू और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों अपाहिज हो जाते हैं। अब घर की जिम्मेदारी मोनू के ऊपर आ जाती है। मोनू सब्जियां बेचना शुरू कर देता है और जो भी पैसे मिलते उससे अपने माता पिता का इलाज करवाता है। एक दिन जब मोनू सब्जियां बेचकर जंगल के रास्ते वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक झाड़ी के पीछे 3 मुर्गियां बैठी हुई थी। वे मुर्गियां देखने में बहुत बड़ी और अजीब लग रही थी। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि एक लोमड़ी उन पर हमला करने वाली थी। मोनू ने शोर मचाकर लोमड़ी को भगा दिया और तीनों मुर्गियों को बचा लिया। तभी वहाँ पे अचानक से एक साधु प्रकट होते हैं। वो मोनू की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुआ। तुमने इन मुर्गियों की जान बचाई है। मैं इन मुर्गियों में जादुई शक्तियाँ डालता हूँ। तुम इन मुर्गियों से 3 चीजें मांग सकते हो। जाओ, इन्हें अपने साथ घर ले जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद साधु जी महाराज। मोनू साधु बाबा का धन्यवाद कर तीनों मुर्गियों को अपने घर ले जाता है और वो सबसे पहली मुर्गी से कहता है, हे जादुई मुर्गी, मेरे मम्मी पापा को ठीक कर दो। मोनू के ऐसा कहते ही पहली मुर्गी उसके माँ बाप के चारों तरफ चक्कर लगाती है और देखते ही देखते उसके माता पिता ठीक हो जाते हैं। मोनू बहुत खुश होता है और वो मुर्गी का धन्यवाद करता है। फिर मोनू दूसरी मुर्गी से कहता है, हे जादुई मुर्गी, हमें बहुत सारी जमीन और घर दे दो। मोनू की बात सुनते ही दूसरी मुर्गी घर से बाहर उड़ने लगती है। देखते ही देखते उनकी झोपड़ी एक बहुत बड़े घर में बदल जाती है और आसपास की जमीन भी उनकी हो जाती है। मोनू दूसरी मुर्गी का भी धन्यवाद करता है और अब वो तीसरी मुर्गी से कहता है, हे जादुई मुर्गी, हमें इतना पैसा दो कि मैं बड़े स्कूल में पढ़ सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। मोनू की बात सुनकर तीसरी मुर्गी अपना मुंह खोलती है। उसका मुंह खोलते ही ढेर सारा सोना, चांदी और पैसा वहाँ पर गिरने लगता है, जो कि मोनू के पढ़ाई लिखाई में काम आता है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई मुर्गियों। मोनू तीनों मुर्गियों का धन्यवाद कर उन्हें जंगल में वापस छोड़कर आता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बांस का हेलीकॉप्टर।
एक गांव में चंदू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। चंदू के पिता का बांस का कारोबार था। वो गांव से शहर में बांस सप्लाई किया करते थे। चंदू के पिता चाहते थे कि चंदू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने, ना कि उनकी तरह बांस का कारोबार करे। इसीलिए उन्होंने चंदू को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। लेकिन चंदू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो तो बस बांस के नए नए तरह के खिलौने बनाता रहता था। चंदू के पिता उससे बहुत नाराज रहते थे। चंदू, आज फिर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर तुम्हारी शिकायत लगाई। इस बार भी तुम्हारे क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि बांस की चीजें बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो। क्या पापा, अब जब देखो मुझे पढ़ाई के लिए डांटते ही रहते हो। पढ़ लिख कर क्या होगा? देख लेना, एक दिन मैं बांस की ऐसी चीज बनाऊंगा कि सब लोग मुझ पर नाज करेंगे। ये सुनकर चंदू की माँ उसे बचाते हुए कहती है, अजी तुम तो बेकार में ही मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, हमेशा डांटते रहते हो। ये ठीक ही तो कह रहा है, आगे चलकर इसे आपका बांस का कारोबार भी तो देखना है। समय के साथ साथ चंदू बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका बांस की चीजें बनाने का शौक नहीं जाता। वो बांस की बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगता है, जैसे बांस की कार, बांस के फर्नीचर, मेज, कुर्सी आदि। एक दिन काफी बारिश होने के कारण गांव से शहर जाने वाला पुल टूट जाता है, जिस वजह से चंदू के पापा शहर बांस नहीं ले जा पाते और उनका काफी नुकसान हो जाता है। वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये पुल ना जाने कब बनेगा। आप फिक्र क्यों करते हो जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की फिक्र है। अगर ऐसा ही रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। इसका न जाने क्या होगा। ये सुनकर चंदू कहता है, पापा, मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चंदू अपने माँ बाप को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाता है। वहाँ उसके माता पिता ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक बांस का बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर बनाया था। चंदू अपने पापा से कहता है, पिताजी, आप सारे बांस इस हेलीकॉप्टर में लादकर शहर ले जाकर बेच सकते हैं। चंदू के पिता हैरान होकर कहते हैं, बेटा, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए इंजन भी तो चाहिए। पिताजी, कई साल पहले गांव में नदी के किनारे जो एक हेलीकॉप्टर गिरा था ना, मैंने उसका इंजन उठाकर इसमें लगाया है। देखो, ये स्टार्ट भी होता है। और चंदू उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे स्टार्ट करके दिखाता है। उसने उस हेलीकॉप्टर में काफी सारे बांस पहले से ही लाद रखे थे। शहर ले जाने के लिए चंदू जैसे ही हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके उड़ाता है तो हेलीकॉप्टर पहाड़ी से उड़ता हुआ थोड़ी देर में सीधा नदी के किनारे रेत में जा गिरता है। और गांव के सभी लोग चंदू को उस हेलीकॉप्टर में से निकाल कर बचाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। और इस तरह चंदू का बांस का हेलीकॉप्टर उड़ाने का सपना सपना ही रह जाता है और वो लोगों की हंसी का पात्र बन जाता है। वो कसम खाता है कि वो कभी बांस की कोई चीज नहीं बनाएगा।